गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं मुकेश बड़ागड़ा सामाजिक विज्ञान की कक्षा के साथ। विद्यार्थियों, जैसे कि हमने कल पहली कक्षा के अंदर जो प्रथम अपना कालांश था उसके अंदर हमने पढ़ा कि अपने सामाजिक विज्ञान के अंदर जो लेसन नंबर 6 है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बारे में हमने पढ़ाई शुरू की थी। अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे सरकार क्या होती है, इसके अलावा सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने उन तीनों के बारे में जाना कि व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। संक्षिप्त में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, सरकार का व्यवस्थापिका वो अंग है जिसका प्रमुख कार्य होता है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। अलग अलग देशों की व्यवस्थापिका को अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत की जो व्यवस्थापिका है उसको संसद मींस पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, सरकार का जो दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका देश का शासन चलाने वाली संस्था, कार्य करने वाली, अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश का शासन संचालित करने का कार्य जिस संस्था के द्वारा किया जाता है, जिस अंग के द्वारा किया जाता है, उसको कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। भारत में कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ये सब सम्मिलित होते हैं। फिर जो सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, जिसका कार्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों पर नजर रखना, न्याय करना, संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना। और भारत के अंदर न्यायपालिका में जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अंग्रेजी के अंदर हम उसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ये हमने विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी ली। अब जैसे कि मैंने आपको कल कक्षा के अंदर बताया था कि अपने बोर्ड के पैटर्न के अनुसार, बोर्ड के सिलेबस के अनुसार ये जो लेसन नंबर 6 है केंद्र सरकार, इसमें से अपने एक ही प्रश्न बोर्ड के अंदर आएगा 7 नंबर का, ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो आज हम विद्यार्थियों जो सरकार की व्यवस्थापिका है, सरकार का पहला अंग है जो व्यवस्थापिका की जो भारत की व्यवस्थापिका जिसे संसद कहते हैं, उसके जो 2 सदन हैं उसमें जो पहला सदन है लोकसभा। तो आज का अपना एक प्रश्न तैयार होता है कि लोकसभा की रचना एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। आपके इस पाठ में लोकसभा से संबंधित 2 क्वेश्चन तैयार होंगे। एक बनेगा लोकसभा की रचना और संगठन का, और दूसरा बनेगा लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, फंक्शन या पावर। तो आज हम विद्यार्थियों लोकसभा की रचना एवं संगठन के प्रश्न को समझते हैं, जिनका आंसर आपके पाठ्यपुस्तक के अनुसार जो 6 बिंदु है, जिनके आधार पर हम इस निबंधात्मक प्रश्न को तैयार करेंगे। कोई भी प्रश्न निबंधात्मक हो, आपको स्टूडेंट यहाँ पे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले हमें उस प्रश्न के बारे में सामान्य जो जानकारी, एक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में 3-4 लाइन के अंदर वो लिखना है, और उसके बाद में उसके जो पॉइंट्स हैं उनके आधार पर हमें 1 बाय 1 आंसर लिखना है। सामाजिक विज्ञान विषय में अच्छे अंक लाने के लिए जैसे इस प्रश्न के लिए 6 पॉइंट्स हैं, तो आपको हमेशा पॉइंट्स बनाकर उनके आधार पर आंसर लिखना है, जिससे आपको अच्छे अंक मिले। अब यहाँ पे जैसे लोकसभा की रचना और संगठन को हम समझेंगे इन 6 बिंदुओं के आधार पे, उससे पहले अपने यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि लोकसभा क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको लोकसभा के बारे में सामान्य जानकारी, जैसे कि लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो लोकसभा है वो भारतीय संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। इसे हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। छोटा प्रश्न हालांकि आपके इस पाठ में से आएगा नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब यह होगा कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं, पॉपुलर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, सांसद या एमपी, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष यानी सीधे रूप से निर्वाचित या चुने जाते हैं। अर्थात लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, जो जनता होती है, जिनका मतदान का अधिकार होता है, जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, जिनको मतदान का अधिकार प्राप्त हो रखा है,
उन लोगों के द्वारा सीधा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है वो किया जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये लोकसभा की सामान्य जानकारी होगी। फिर आपको इसमें आगे लिखना है कि हम लोकसभा की रचना एवं संगठन को, ध्यान से सुने, इसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है कि लोकसभा की रचना एवं संगठन को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, और उसमें सबसे पहला बिंदु है सदस्य संख्या, नंबर्स ऑफ मेंबर्स, यानी सदस्यों की संख्या। अब यहां पर विद्यार्थियों आप ध्यान रखें कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रारंभ के अंदर मूल संविधान के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। प्रारंभ के अंदर लोकसभा की सदस्यों की संख्या हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ उसके द्वारा 500 यानी 500 निश्चित की गई। बाद में इसमें समय समय पे बढ़ोतरी होती रही है। अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के अंदर जो सदस्य संख्या है वो 545। अब ये 545 है, ये कैसे कहते होते हैं, इनका भी डिवाइडेशन है। इनमें 530 राज्यों से, भारत के अंदर जो राज्य हैं, उसके बाद में आपके 13 है वो संघ शासित प्रदेशों से, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे, और 2 सदस्य जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। इसका मतलब है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है, उनको राष्ट्रपति सीधा ही लोकसभा का सदस्य बना देता है। अगर उनको लगता है कि आंग्ल समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि ये जो सदस्य हैं ये तो निर्वाचित होते हैं और ये 2 सदस्य होते हैं मनोनीत। साथ ही आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखोगे कि संविधान के अनुसार लोकसभा की वर्तमान में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। संविधान के अनुसार लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है नहीं, हो सकती है। अगर 552 हो सकती है, हुई तो वो कैसे होगी, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। इस प्रकार से ये टोटल सदस्य संख्या 552। आप यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखें, लोकसभा की रचना एवं संगठन के स्पष्ट बिंदु सदस्य संख्या को एक्सप्लेन करते समय, लिखते समय आपको 3 डिजिट विशेष रूप से याद रखनी है कि प्रारंभ के अंदर सदस्य संख्या 500 थी, समय समय पे इसमें बढ़ोतरी होती गई, वर्तमान के अंदर सदस्य संख्या 545 है और संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, और इनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स अपना लोकसभा की रचना और संगठन का जो प्रथम बिंदु है वो क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में भी आ गया हो। उसके बाद में दूसरा बिंदु है स्टूडेंट्स निर्वाचन। निर्वाचन यानी चुनाव, इलेक्शन। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, यहां पर ध्यान दें आप, चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, सांसद कहलाते हैं। और अंग्रेजी में शॉर्ट के अंदर उनको कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात संसद का सदस्य मींस सांसद। तो हमारे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनका चुनाव कैसे, निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान दें, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका मतलब है कि भारत के अंदर जो जनता है, जो मतदाता है, वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि संविधान के अनुसार एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर हमें जो वोट देने का अधिकार मिलता है, राइट टू वोट, उसे वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर प्रारंभ में वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। स्टूडेंट ध्यान रखें, शुरू में भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु यानी कम से कम 21 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर ही हम वोट देने के योग्य होते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। यहाँ पर आप ध्यान दें, संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो भारत की संसद के पास ही है, और उसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु
21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई और आज की डेट में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही है। इस प्रकार से लोकसभा की रचना और संगठन का दूसरा बिंदु क्लियर होता है। निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव है वो किया जाता है वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर। जो 2 सदस्य मनोनीत हैं वो तो मनोनीत होते हैं और जो बाकी सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका चुनाव इस प्रकार से होता है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों सदस्यों की योग्यताएं, अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक हैं, अर्थात कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों में आपको जैसे कुछ कॉमन योग्यताएं बता रहा हूं, जो आपसे चाहे लोकसभा के सदस्य की योग्यता पूछे, राज्यसभा की पूछे, विधानसभा के सदस्य की पूछे, प्रधानमंत्री की योग्यताएं, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल या अन्य, तो कुछ ऐसे बिंदु है जो सबके अंदर काम आने वाले हैं। जैसे सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। दूसरा लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता। बनना होता है तो चुनाव लड़ने से पहले त्याग पत्र देना पड़ता है। वो पागल या दिवालिया नहीं हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो। अब इनके अलावा यानी भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो, इनके अलावा जो एज है आयु, उसके अंदर आपको विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। यहां पर आप विद्यार्थी ध्यान रखें, आप ऐसा नहीं लिखें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपको यह लिखना है कि कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऊपरी आयु की कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 25 वर्ष की आयु जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर ली वो लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपना तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ, लोकसभा की रचना और संगठन का, सदस्यों की योग्यता। चौथा बिंदु है कार्यकाल। तो कार्यकाल के अंदर संविधान के अनुसार लोकसभा या इसके सदस्यों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पे, ध्यान दें, लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है। इस प्रकार कार्यकाल में सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि लास्ट जो चुनाव हुए थे लोकसभा के 2019 में हुए, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब अगर सब कुछ सामान्य रहा, कार्यकाल पूरा रहा, तो लोकसभा के अगले चुनाव 2024 में होंगे। 19 से पहले जो लोकसभा के चुनाव वो 2014 में हुए थे, उससे पहले 2009 में हुए थे, उससे पहले 2004 में हुए थे, उससे पहले 1999 में हुए थे। तो इस तरह से ये सामान्य जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कई बार आपको लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है और ये शक्ति राष्ट्रपति के पास से होती है। तो अपना चौथा जो बिंदु है वो क्लियर हो गया, कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल 5 इयर्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स अधिवेशन, बैठक, लोकसभा के सदस्यों की बैठक बुलाने का और उसको स्थगित करने का अधिकार संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसमें ये नियम है कि लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य कम से कम 6 मंथ यानी 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 महीने के अंदर एक बैठक होनी आवश्यक है। 2 बैठकों में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं। इसका मतलब 2 अधिवेशन यानी प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बैठक आवश्यक है और बाकी जरूरत पड़ने पर किसी भी समय अधिवेशन है वो बुलाया जा सकता है। उसके बाद में स्टूडेंट जो छठा पॉइंट है, लोकसभा के पदाधिकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर। तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? पहले लोकसभा के सदस्य चुनकर आ जाएंगे, जैसे 545 है तो पहले सदस्य चुनकर आगे। अब बाद में क्या होगा, सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुना जाएगा और एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ये सामान्यतः जो सत्ता पक्ष होती है, जैसे भी केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है तो सत्ता पक्ष का ही ये बनता है।
अगर इसके अंदर विपक्षी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो मतदान हो जाता है, बाकी सामान्यतः इसमें मतदान की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत होता है, जिसकी सरकार होती है, उन्हीं सांसदों में से सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। अभी अगर हम बात करें भारत की, तो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। तो एक अध्यक्ष हो गया और दूसरा उपाध्यक्ष। अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि इनका काम क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम क्या है। तो विद्यार्थियों, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में पूरा अनुशासन बनाए रखता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, किसी विधेयक पर वाद विवाद या चर्चा करवाता है, किस विधेयक पर किस सदस्य को कितना कब क्या बोलना है, ये सारा वो तय करता है। और इसके अलावा वैसे सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करता है, लेकिन कभी किसी बिल पे, किसी विधेयक पे पक्ष और विपक्ष में इक्वल बराबर वोट हो जाए तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसने पक्ष में दिया तो वो बिल पास हो जाएगा और विपक्ष में दिया तो वो बिल पास नहीं होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब ये सब काम जब तक अध्यक्ष होता है तब तक अध्यक्ष करता है। उसकी लोकसभा में एक विशेष चेयर होती है। आपने कई बार टीवी के ऊपर जब लोकसभा का सीन देखा होगा तो अध्यक्ष के ऊपर चेयर होती है विशेष, प्रधानमंत्री मंत्री सब नीचे बैठते हैं और एक विशेष पद होता है और वहां से वो पूरी कार्रवाई का संचालन करते हैं। अब अगर कभी किसी कारणवश अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो या कार्रवाई कभी लंबी चले तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी जगह ये सारा जो कार्य है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आज हमने लोकसभा की रचना एवं संगठन का ये एक टॉपिक क्लियर किया। इसके अंदर सदस्य संख्या, निर्वाचन, सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, अधिवेशन और लोकसभा के पदाधिकारी, इन बिंदुओं के आधार पे अपना ये एक प्रश्न है वो तैयार होता है। मैं आशा करता हूं कि आपके टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप सभी स्टूडेंट्स आज का होमवर्क नोट करें, अपने को इसी से एक प्रश्न बनाना है। सभी स्टूडेंट प्रश्न नोट करें कि लोकसभा की रचना एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है। लोकसभा की रचना एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको होमवर्क करके, रजिस्टर में करके, ऑनलाइन ही अपने टीचर्स के पास चेक करने के लिए भेजना है। तो अंत में मैं स्टूडेंट इतना ही कहूंगा कि ज्ञान विहार स्कूल की तरफ से आपके लिए जो ऑनलाइन कक्षाएं चालू की जा रही है, कि जो चल रही है, मैं आशा करता हूं कि आप उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। और अभी कक्षा 10 के जो विद्यार्थी इस साल जो कक्षा 10 में थे, तो कोरोना की वजह से क्योंकि उनके भी सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर भी हुआ नहीं है, जो लॉकडाउन के बाद में होगा, जिसकी नई तारीख बोर्ड तय करेगा, तो मैं आशा करता हूं कि वो विद्यार्थी भी इस कक्षा का पूरा लाभ उठा रहे हैं, जिससे कि वो आने वाले अपने प्रश्न पत्र को अच्छे से कर सके और अच्छे अंक ला सके। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।